हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हम ये वीडियो बना रहे साल के एंड में और आपने पूरे साल हमें देखा होगा कि हमने अलग अलग तरह के स्क्रीनर्स बनाए हैं, अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स पे वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे हमने म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज किया है। हमने अलग अलग पैरामीटर्स डिस्कस किए जिसके बेसिस पे हम आपको बता पाए कि ये म्यूचुअल फंड बेटर है, वो म्यूचुअल फंड बेटर है। नाउ सिंस द ईयर इज एंडिंग, हम अपसर्च पे एक नई चीज़ लेके आए हैं, दैट इज अपसर्च अवार्ड्स 2025। सो इन अवार्ड्स में हम म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी को रिविजिट करेंगे। हम अलग अलग पैरामीटर्स देखेंगे और उन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम बेस्ट म्यूचुअल फंड निकालेंगे उस पर्टिकुलर कैटेगरी का। एंड टू योर सरप्राइज, हम एक्चुअल में एक फिजिकल अवार्ड उन सभी एएमसीज को भेजने वाले हैं जो कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। एंड टू नेम ऑल द कैटेगरीज, हमारे पास है बेस्ट स्मॉल कैप फंड, बेस्ट मिड कैप फंड, बेस्ट लार्ज कैप फंड, बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड, बेस्ट ओवरसीज फंड एंड एट द वेरी सेम टाइम द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एंड द मोस्ट डाइवर्सिफाइड फंड। हमारे पास 7 ऐसे अवार्ड्स हैं जो हम एक्चुअल में एएमसीज को भेजने वाले हैं और उनको कांग्रेचुलेट करने वाले हैं फॉर द ट्रेमेंडस वर्क दैट दे हैव डन इन द पास्ट 1 ईयर। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी पे, दैट इज द बेस्ट स्मॉल कैप फंड फॉर 2025। बिफोर आई प्रेजेंट अपसर्ज अवार्ड टू दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, मैं आपको पूरी क्राइटेरिया बता देता हूँ जिसके बेसिस पे हमने ये अवार्ड उनको दिया है। टू बिगिन विद, हमने एयूएम की बात की है, एक्सपेंस रेशियो की बात की है, शार्प रेशियो की बात की है, रिटर्न्स की बात की है ऑन अ 1 ईयर बेसिस। अब ध्यान रहे, हम जनरली लॉन्गर टर्म होराइजन्स के रिटर्न्स की बात करते हैं, बट सिंस हम ये अवार्ड प्रेजेंट कर रहे हैं फॉर द पास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, तो हमने केवल 1 ईयर का रिटर्न लिया है। एंड एट द वेरी सेम टाइम उस 1 ईयर के रिटर्न को हमने उनके कैटेगरी एवरेज से भी कंपेयर किया है। हमने मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिया है फॉर द रिस्क दैट द फंड हैज। अलॉन्ग विद दैट हमने वैल्यूएशन का पैरामीटर भी कंसिडर किया है, दैट इज अ पीई रेशो। और लास्ट में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो दैट इज अप टू डाउन कैप्चर रेशो भी लिया है। आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, तो हमने सभी रेशोस को इन डेप्थ एक्सप्लेन किया हुआ है। अब अवार्ड देने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाने की हमने कोशिश की है। अब फॉर एग्जांपल जैसे एयूएम एज अ क्राइटेरिया है, तो अगर आप एयूएम एज अ क्राइटेरिया देखोगे तो स्मॉल कैप फंड में हम जब आते हैं तो हमने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया है कि जिसका एयूएम सबसे ज्यादा उसको रैंक 1 मिलेगा, और जैसे जैसे एयूएम कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका रैंक कम होते जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 68,000 करोड़ का एयूएम है, तो उसका रैंक 1 है। ऑलराइट, और जैसे जैसे फंड का साइज कम होते जा रहा है उसका रैंक भी उस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि रैंक 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, एंड सो फोर्थ। ऑलराइट, सिमिलरली हमने एक्सपेंस रेशियो में भी ये लॉजिक लगाया है। अगर आप एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जितना कम एक्सपेंस रेशियो होता है उतना बेटर होता है। तो आप देख पा रहे हैं 0.11 एक्सपेंस रेशियो लेके बैठा है मेरा ये एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ईटीएफ फंड ऑफ फंड। ये एक पैसिव फंड है तो इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, 0.11% है। तो इसको यहाँ पे रैंक 1 मिला है। जैसे हम और आगे जाते हैं तो हमें दिखता है कि एक्सपेंस रेशियो बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमने उसको रैंक 2 दिया है, 3 दिया, एंड सो फोर्थ। लाइकवाइज ये सेम चीज हमने शार्प रेशियो के लिए भी की है। जब हम शार्प रेशियो की बात करते हैं तो हमको पता है कि जितना शार्प रेशो ज्यादा होता है उतना बेटर होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ कुछ फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने शायद नेगेटिव रिटर्न्स दिया हो, तो उनके लिए शार्प रेशो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज शार्प रेशो में न्यूमरेटर में रिटर्न्स आता है और शार्प रेशो कैन ओनली बी पॉजिटिव एंड देन ओनली इट इज कंपेरेबल। इसलिए जहां जहां रिटर्न्स नेगेटिव है वहां पे शार्प रेशो हमने कंसिडर नहीं किया है, और जैसे ही हमको शार्प रेशो पॉजिटिव मिले हैं वहां पे हमने उनको रैंकिंग प्रोवाइड की है। तो हायर द बेटर होता है। तो 1.28 के साथ बंधन स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशो सबसे ज्यादा है, इसलिए उसको रैंक 1 मिला है, एंड सो फोर्थ 29th रैंक तक सारे फंड जा रहे हैं। अब इसमें हमने जिनका रिटर्न्स नेगेटिव आया है उनको पनिश करने के लिए क्या किया है, सभी को लास्ट रैंक दे दिया। भाई आपका रिटर्न्स नेगेटिव है, आपका शार्प रेशो ही नहीं निकल पा रहा है, तो हमने आपको सीधा सीधा लास्ट रैंक दे दिया, क्योंकि एनीवे उनका शार्प रेशो नेगेटिव होता जो कि और खराब होता, तो हमने उन सभी को लास्ट रैंक दे दिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शार्प रेशो नहीं निकल पाया, हमने रैंक 30 दे दिया। ऑलराइट, सिमिलरली हमने 1 ईयर रिटर्न के बेसिस पे भी चीजें इवैल्यूएट की है, हायर द बेटर होता है। तो अगेन 4.18% हाईएस्ट रिटर्न आया है इन दिस कैटेगरी। आप सभी जानते हैं पिछला एक साल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली स्मॉल कैप के लिए, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स इतना अच्छा नहीं रहा है, इसलिए 4.18% रिटर्न्स भी जिसने जनरेट किया है वो रैंक 1 ट्रेड कर रहा है, विच इज द क्वांट स्मॉल कैप फंड। उसका 2024 का जो एंडिंग का फेज था वो काफी खराब था, एंड इस पर्टिकुलर ईयर में वो रिकवरी मोड पे उसने थोड़ा सा बेटर रिटर्न जनरेट किया। एंड इन दिस केस जिसका भी टाइम होराइजन 1 ईयर से भी कम का था और 1 ईयर रिटर्न नहीं निकल पाया, उसमें हमने उन सभी को लास्ट रैंक दे दिया, बिकॉज दैट इज हाउ वी आर पनिशिंग दैट पर्टिकुलर फंड। तो आप देख पा रहे हैं कि नेगेटिव रिटर्न्स भी आए हैं काफी सारे फंड्स के, तो 13.42% नेगेटिव आया है, उसको हमने लास्ट 43rd रैंक दिया है ऑलमोस्ट। ऑलराइट, एंड देन वी हैव कैटेगरी एवरेज। ऑलराइट, कैटेगरी एवरेज हमने 1 ईयर का निकाला है। हमने देखा है कि आउट परफॉर्मेंस कितना हुआ है 1 ईयर के बेसिस पे, तो सिंपल सा लॉजिक है, 1 ईयर में जो रिटर्न आया उसके सामने हमने आउट परफॉर्मेंस का भी
मेजरमेंट ले लिया है और उसके बेसिस पे हमने फिर से रैंक उसको प्रोवाइड किया है। सो लॉजिक बहुत सिंपल है, जहाँ पे रिटर्न्स की बात हो रही है तो जितना रिटर्न जनरेट हुआ उतना रैंक अच्छा मिलेगा। जहाँ पे कोई रिस्क की बात हो रही है, रिस्क पैरामीटर की बात हो रही है, उसमें वो रिस्क पैरामीटर जितना खराब है उतना बुरा रैंक उसको मिलेगा। अब जैसे मैक्सिमम ड्रॉडाउन की बात होती है, तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन हम सभी जानते हैं कि जितना कम हो उतना अच्छा होता है। ऑलराइट, तो आप देखो स्मॉल कैप कैटेगरी में भी हेलियोस का फंड है, उसका ड्रॉडाउन इज ओनली 4%, विच इज गुड, तो इसलिए हमने उसको रैंक 1 दिया है। और जैसे जैसे ड्रॉडाउन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमने क्या किया है, रैंक उसको और पनिश किया है, उसको और गंदा रैंक दिया। सो दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स। अब नेक्स्ट चीज पीई आती है। पीई में हम सभी जानते हैं कि एट अ फंड लेवल, एट एन इंडेक्स लेवल, अगर पीई कम होता है तो वैल्यूएशन थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं, वैल्यूएशन थोड़े से अच्छे हो जाते हैं और काफी ज्यादा स्कोप हो जाता है जहां पे हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स में या उस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट कर सके। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पीई रेशो 17.94 बंधन स्मॉल कैप फंड का है, इसलिए हमने उसको रैंक 1 किया है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपको ज्यादा पीई के फंड्स मिलेंगे, एंड ज्यादा पीई के फंड्स मतलब रैंक उसका और भी खराब। ऑलराइट, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। देन वी हैव अप कैप्चर रेशो, डाउन कैप्चर रेशो। अप कैप्चर रेशो इज वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल अगर आपका अप कैप्चर रेशो 87% है, तो अगर बेंचमार्क 100% बढ़ रहा है तो आपका जो फंड है वो 87% बढ़ रहा है। एंड एट द वेरी सेम टाइम इसी तरह से डाउन कैप्चर रेशियो भी होता है। अगर आपका बेंचमार्क 100% से गिरा तो आपका फंड कितने से गिरेगा, मान लो नंबर 50 है तो 50% से गिर जाएगा। तो अप कैप्चर जितना अच्छा उतना बेटर, डाउन कैप्चर जितना कम उतना बेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके एक रेशियो निकाल लेंगे जिसका नाम है अप टू डाउन कैप्चर रेशियो। ऑलराइट, गोज विदाउट सेइंग अप टू डाउन कैप्चर रेशियो में न्यूमरेटर में अप फैक्टर आता है और डिनोमिनेटर में डाउन फैक्टर आता है। तो अप फैक्टर जितना बड़ा उतना अच्छा और डाउन फैक्टर जितना कम उतना अच्छा। तो फ्रैक्शन जो है वो जितना बड़ा होगा उतना बेटर हो जाएगा हमारे लिए। तो ये नंबर आपके लिए निकाला हुआ है, इसके बेसिस पे भी हम लोग रैंकिंग देंगे। जो जिस पर्टिकुलर फंड का अप टू डाउन कैप्चर रेशियो 1.16 है उसका रैंक 1 है, और जिसका कम होता जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल 0.77 भी है किसी का हेलियोस का, तो उसको हमने लास्ट रैंक दिया। ऑलराइट, अब हमने बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स ले लिए भाई, हमने रिटर्न्स के बेसिस पे कुछ ले लिया, वैल्यूएशन के बेसिस पे कुछ ले लिया, एयूएम भी ले लिया, एक्सपेंस रेशियो भी ले लिया। अब इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पे हम कैसे जज करें कि भाई इसको रैंक 1 मिलना चाहिए ओवरऑल, इसको रैंक 2 मिलना चाहिए ओवरऑल। तो उसके लिए हमने एक बहुत अच्छा लॉजिक आप लोग के लिए बनाया है, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो आप देखेंगे मैंने एक टोटल रैंक करके एक कॉलम बनाया है। इस टोटल रैंक में ये सभी फैक्टर्स जो हमने अभी डिस्कस किए थे उनके बेसिस पे यहाँ पे मुझे रैंक दिखेगा। तो 7 का रैंक आ रहा है। अब ये 7 का रैंक कैसे आ रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल हम मान लो हम बात करते हैं फर्स्ट फंड की जिसका रैंक 7 है। तो हमने इसमें क्या किया है, इसको मैं ओपन करता हूँ। हमने इसमें काफी सारे नंबर्स मल्टीप्लाई किए, आप देख पा रहे हैं एकदम कंफ्यूजिंग है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई में कर देता हूँ। सो बेसिकली मैंने किया है C2 मतलब AUM के बेसिस पे क्या रैंक मिला था, 6th रैंक मिला था, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है AUM के वेट कितना दे रहा हूं मैं। ठीक है, रैंक मैं वेटेड एवरेज बेसिस पे निकाल रहा हूं, तो AUM के बेसिस पे मुझे 6th रैंक तो मिला है, बट वो 6th रैंक का इंपॉर्टेंस कितना है पूरे 100% में, वो है 5%। ऑलराइट, ये सब्जेक्टिव है, ये हमने हमारे हिसाब से निकाला है कि AUM एक्सपेंस रेशियो को इतना ज्यादा वेट नहीं दिया है, बट शार्प रेशियो रिटर्न्स इनको ज्यादा दिया है। तो AUM का जो वेट है वो मेरा 5% है, तो 6th रैंक मिला है, पर वो 6th रैंक का वेटेज क्या है, 5% ही है। वैसे एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो पहले फंड में एक्सपेंस रेशियो में वो रैंक 22 कर रहा है, लेकिन वो 22 का रैंक का वेटेज कितना है, 10% है। ऑलराइट, वैसे ही शार्प रेशियो की बात करते हैं, शार्प रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पूरे प्रोसेस में। अब देखिए यहाँ पे वो रैंक 1 कर रहा है शार्प रेशियो में, फर्स्ट जो फंड है, और उसका वेटेज भी 20% है। मतलब अगर आपने AUM एक्सपेंस रेशियो में थोड़ा खराब किया है बट शार्प रेशियो आपका बहुत अच्छा है, तो हमारे हिसाब से उसका रैंक थोड़ा सा क्या हो जाना चाहिए, ओवरऑल ऊपर हो जाना चाहिए। लाइकवाइज 1 ईयर रिटर्न, 1 ईयर आउट परफॉर्मेंस, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, ये सभी को हमने थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दिया है बिकॉज ये रिटर्न्स के पैरामीटर्स है, और पिछले एक साल में हम देखना चाहते हैं कि इन फंड ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। लाइकवाइज अप टू डाउन कैप्चर को भी हमने 15% का वेटेज दिया, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो अकॉर्डिंग टू अस। एंड लास्टली हमने वैल्यूएशन के फ्रंट पे चीजें कंपेयर की जहां पे हमने 10% वेट दिया। तो आप देख पा रहे हैं इन बेसिस पे हमने सभी फंड का रैंक निकाला है, और आप देख पा रहे हैं कि सबका नंबर अलग अलग आ रहा है, किसी का 7 आया, किसी का 15 आया। इनफैक्ट ये डेसिमल प्लेसेस पे भी आपको ये नंबर दिखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि डेसिमल प्लेसेस पे भी ये नंबर्स है। नाउ द पॉइंट इज ओवरऑल पैरामीटर पे किस फंड ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। ऑलराइट, ऑब्वियसली जिसका टोटल रैंक 7 है, आप देख रहे हो नेक्स्ट बेस्ट फंड जो है उसका 15 है, मतलब पहले फंड ने कितना अच्छा काम किया होगा जिसके बेसिस पे उसका रैंक जो है वो 7 आ रहा है। ऑलराइट, तो देखते हो फंड कौन सा है। अगर एकदम लेफ्ट में जाएंगे हम तो मैं आपके लिए हाईलाइट भी कर देता हूँ। द आंसर इज बंधन स्मॉल कैप फंड। अब कुछ ही दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाई थी स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर, जहां पे हमने 3 साल 5 साल के रिटर्न्स को भी कंसिडर किया था,
जब ये फंड का नाम ही नहीं आया था। तो सब लोग ने कमेंट सेक्शन में हमसे बहुत पूछा था, आप बंधन स्मॉल कैप फंड कैसे भूल गए, बंधन स्मॉल कैप फंड कैसे भूल गए। सो हियर इज द आंसर, उसका हिस्टोरिकल रिटर्न्स इतना डेटा है नहीं, इसलिए फंड ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया था हमारे उसमें से। एंड बट हम जब 1 साल की बात कर रहे हैं तो फंड का सारा डेटा है, और फंड ने बहुत अलग अलग पैरामीटर्स पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसका AUM साइज ठीक है, उसका शार्प रेशो ठीक है, उसका 1 ईयर रिटर्न अच्छा है, उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन अच्छा है, पी रेशो फिनोमिनल है, अप टू डाउन कैप्चर फिनोमिनल है। ऑलराइट, ऑन एवरी कैटेगरी द फंड इज डूइंग वेरी वेल। 1-2 कैटेगरी में वो रैंक 1 कर रहा है, बट बाकी कैटेगरीज में उसका रैंक इतना अच्छा है कि ओवरऑल रैंक अच्छा आ रहा है। आपने बहुत बार अपने क्लास में देखा होगा ये होते हुए कि आपके मैथ्स में हाईएस्ट नंबर आए, आपके आपके दोस्त के साइंस में हाईएस्ट नंबर आए, बट जो क्लास में फर्स्ट आया ना, उसके मैथ साइंस में हाईएस्ट नहीं आए, बट ओवरऑल हर ही सब्जेक्ट में ठीक आए थे। तो होता क्या है, वो फर्स्ट आ जाता है उस चक्कर में। बंधन स्मॉल कैप फंड ने भी एग्जैक्टली वही काम किया है, वो इसलिए फर्स्ट आ गया क्योंकि वो हर कैटेगरी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, किसी किसी में वो रैंक 1 भी आ गया। सो हमने कोशिश की हम जितना फेयर हो सके उतना फेयर हम हुए, और उस बेसिस पे हमने इस पर्टिकुलर फंड का रैंकिंग निकाला है। अब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर ये एग्जैक्ट सेम पैरामीटर्स, एग्जैक्ट सेम फंडामेंटल्स आप क्या करो, आप मिड कैप में भी लगाओ, आप लार्ज कैप में भी लगाओ, आप फ्लेक्सी कैप में भी लगाओ, तो आपको आंसर्स मिलेंगे। ऑलराइट, तो डेफिनेटली हम ये जो अवार्ड है ये बंधन स्मॉल कैप फंड की AMC के ऑफिस में पहुंचाएंगे, उनको एक लेटर लिखेंगे, ग्रेट जॉब डन एंड वी वुड लाइक यू टू कंटिन्यू सच परफॉर्मेंस बिकॉज देयर इज 18,000 करोड़ ऑफ पब्लिक मनी दैट इज इन्वेस्टेड इन यू एंड वी वुड लाइक यू टू कीप डूइंग वेल। ऑलराइट, सो ये हम चीज डेफिनेटली करेंगे, वी विल कीप यू पोस्टेड अबाउट इट। हम ऐसे और 6 अवार्ड्स देने वाले हैं, तो उनकी उन कैटेगरीज के ऊपर जाते हैं। स्मॉल कैप हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास जो आती है वो मिड कैप की कैटेगरी आती है। नाउ अगेन द सेम प्रोसेस बट डिफरेंट कैटेगरीज। सो नाउ माय कैटेगरी इज शिफ्टिंग टू मिड कैप। सेम लॉजिक्स लगाए, AUM, एक्सपेंस रेशो, शार्प रेशो, रैंक, आउट परफॉर्मेंस, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, पी रेशो, अप टू डाउन कैप्चर रेशो, ऑल सेम लॉजिक्स। ऑलराइट, एंड अगेन अक्यूमुलेटिव रैंक बेस्ड ऑन वेट्स। क्या मैंने फैक्टर्स चेंज किए? नहीं। क्या मैंने उस पर्टिकुलर फैक्टर के वेट्स चेंज किए? नहीं। मैंने उसी तरीके से आंसर निकाला है, उसी तरीके से मेरे को आंसर्स मिले हैं। आप देख पाओगे कि मिड कैप फंड में व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड ने सबसे अच्छा काम किया है। ऑलराइट, व्हिच इज अगेन अ फिनोमिनल थिंग टू नो। ठीक है, ग्रोइंग AMC है इंडिया में, बाहर का काम ज्यादा करती है, फॉरेन इन्वेस्टिंग का काम ज्यादा करती है इंडियन मार्केट्स में, बट एज एन AMC ऑल्सो इन द मिड कैप स्पेस दे हैव डन अ गुड जॉब। We also did few podcasts with Ashish Somaiya sir, who is heading White Oak Capital. So it's a very good thing for us to know. We are hoping कि हमारा अवार्ड देख के वो बहुत खुश होंगे, दैट दे हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। अगेन यू सी, वो एक्सपेंस रेशो में अच्छा काम नहीं करे, 27th रैंक आ रहा है, लेकिन शार्प रेशो में, पिछले 1 साल के रिटर्न में, ड्रॉडाउन में, मेनली अप टू डाउन कैप्चर रेशो में, इन सारे फैक्टर्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनका रैंक जो है वो ऊपर आ गया है। बाकी और आपको दिखेगा कि HDFC मिड कैप फंड है। अब जब मैं इसकी बात करूंगा तो सब लोग बोलेंगे HDFC मिड कैप फंड का नाम क्यों नहीं है। ऑलराइट, क्योंकि उसका इतना बड़ा AUM है, उसका 92,000 करोड़ का AUM है। ऑलराइट, अगर हम AUM वाइज कैटेगराइज भी करें तो हमको दिखेगा HDFC का 92,000 करोड़ का AUM है, कोटक मिड कैप फंड का है, उनकी बात क्यों नहीं हो रही है। येस, दे हैव डन अ गुड जॉब, बट देयर इज 1 और 2 पैरामीटर्स वेयर दे हैव मिस्ड आउट द एंटायर गेम। फॉर एग्जांपल, आपका HDFC मिड कैप फंड ने मैक्सिमम ड्रॉडाउन में आपका रैंक बहुत पीछे चला गया, जिसकी वजह से वो मार खा गया और उसका ओवरऑल रैंकिंग पीछे चला गया। सो वी हैव ट्राई टू बी एज फेयर एज पॉसिबल। ये शीट आपके साथ ऑब्वियसली शेयरेबल है, आप लिंक में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस पर्टिकुलर शीट को एक्सेस कर सकते हैं। वी आर ट्राई टू बी एज फेयर एज पॉसिबल, एंड ऑब्वियसली ये शीट आपके पास है, आप चाहो तो वेटेज चेंज कर सकते हो, फैक्टर्स चेंज कर सकते हो, एंड उसके बेसिस पे आप अपने थीसिस पे रैंकिंग निकाल सकते हो। नाउ वी हैव द नेक्स्ट कैटेगरी। आई एम अज्यूमिंग स्मॉल और मिड के लिए आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हो, बट आगे जो 2 कैटेगरीज और आने वाली उसके लिए भी आप एक्साइटेड रहते हो, इज व्हाट आई नो। जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड है और ओवरसीज फंड है। डॉलर के सामने रुपी गिर रहा है, लोगों को बाहर इन्वेस्ट करने में मजा आ रहा है क्योंकि बाहर का भी रिटर्न्स मिल रहा है, प्लस डॉलर जो अप्रिशिएट हो रहा है उसका भी रिटर्न मिल रहा है, तो रिटर्न्स एम्पलीफाई हो रहे हैं। सबको ओवरसीज फंड में भी आजकल इन्वेस्ट करना है, तो कौन सा बेस्ट फंड है वो भी हम थोड़ा सा जानेंगे। बट बिफोर दैट लार्ज कैप फंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास लार्ज कैप फंड। अब जब हमने लार्ज कैप फंड्स को इवैल्यूएट किया तो पिछले कई सालों से 2018 से जब सेबी के रूल्स चेंज हुए तो हमने देखा है कि लार्ज कैप फंड्स के लिए बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो इसमें हमने कोशिश की है कि भाई जो एक्टिव लार्ज कैप फंड जो एक अच्छा काम कर रहा है उसको हम रिवॉर्ड करें। तो आप देख पा रहे हो ऊपर के जो 5-6 फंड्स है वो पैसिव फंड्स है। ऑलराइट, जो एक्टिव स्पेस में अच्छा काम कर रहा है वो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड है। ऑलराइट, दे डोंट हैव एज गुड एज रैंकिंग एज सम ऑफ द पैसिव फंड जो उससे बेटर करे, जैसे इक्विवेट बहुत अच्छा किया है पिछले 1 साल में, लो वॉलेटिलिटी बहुत अच्छा किया है। ऑलराइट, सो जब नेक्स्ट 50 कोई अगर सही टाइम पे लॉन्च हुआ है तो उसने अच्छा परफॉर्म किया है। बट द पॉइंट इज
कि कौन एक्टिवली थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, हम उसको रिवॉर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आउट परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट है, एंड उसमें भी अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो वी वांट टू रिवॉर्ड दैट। गोज विदाउट सेइंग, अगर आप लार्ज कैप इन्वेस्टिंग करें तो पैसिव इन्वेस्टिंग बहुत अच्छा तरीका है वो एक्सेस करने का, बट इन केस अगर आप एक्टिव की तरफ देख रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द फंड्स दैट इज डन वेरी वेल कंपेयर टू अदर्स, विच इज द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, जिसका आज ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ का एयूएम है, और वो एयूएम वाइज सबसे बड़ा फंड है लार्ज कैप स्पेस में। एंड एट द वेरी सेम टाइम बाकी कुछ कुछ रैंकिंग में उसने बहुत अच्छा किया है, जैसे शार्प रेशो है, अप टू डाउन कैप्चर रेशो है, बट ऑल सेड एंड डन हमने हमारे रीजनिंग्स आपके साथ शेयर कर दिए। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी दैट विल कम इज द फ्लेक्सी कैप फंड। आई विल नॉट गिव एनी पॉइंट्स टू एनीवन फॉर गेसिंग द राइट आंसर हियर। हमने इस फंड के बारे में एक अलग से वीडियो भी बनाया है, हमने इस फंड के बारे में बहुत डिस्कशन किया है। इट इज़ नन अदर देन द पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड के पास 240 से ज़्यादा होल्डिंग है, इतना फ्लेक्सी हो रखा है ये, फिर भी रैंक 1 कर रहा है। इट इज़ ट्रेमेंडस इन टर्म्स ऑफ AUM, इन टर्म्स ऑफ शार्प रेशो, ऑलरेडी रैंक 1 कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ पी रेशो, वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं इस फंड के, क्योंकि ये कैश पोजीशंस पे है, डेट पोजीशंस पे अभी। अप टू डाउन कैप्चर रेशियो इसका फिनोमिनल है। ऑलराइट, ये क्लास का फ्रंट बेंचर है जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि ये फंड में एक चीज जो आपको पता रहनी चाहिए, इस पिछले कई सालों में इस फंड के पास फॉरेन एक्सपोजर काफी था, बट सेबी के रूल्स चेंज हो गए हैं। फॉरेन एक्सपोजर ये आने वाले सालों में उतना नहीं ले पाएगा जितना पिछले 5 सालों में ले रखा था, तो उसकी वजह से रिटर्न शायद उतना आए, वो उसकी संभावना थोड़ी सी कम होती है। बट येस, एज ऑफ टुडे 2025 में ये फंड ने एक बहुत अच्छा काम किया है। इसका करीबन करीबन 1,30,000 करोड़ का AUM है। एक्टिव साइड पे ये सबसे बड़ा AUM है कंपेयर टू ऑल अदर फंड्स दैट वी हैव, एंड it has done a very good job for the last 5 to 7 years, and there are many people who appreciate this fund, and goes without saying हमारी तरफ से भी ये अवार्ड जो है वो पराग पारेख को डेफिनेटली जाएगा इन द फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अब नेक्स्ट दो जो कैटेगरी आती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस कैटेगरी के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता पूरे यूट्यूब पे। सब अलग अलग कैटेगरी के बेस्ट फंड तो जरूर बताते हैं, बेस्ट 3 बेस्ट 5 फंड, ऑलराइट, पर ये कैटेगरीज इतनी ज्यादा डिस्कस नहीं होती है। वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरीज जो हमने निकाली है इज मोस्ट डाइवर्सिफाइड एंड मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फंड। ऑलराइट, कौन सा ऐसा फंड है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स है, कौन सा ऐसा फंड है जिसमें बहुत कम स्टॉक्स है। ऑलराइट, और दोनों रेस सेम लड़ रहे हैं, बट कम स्टॉक से ज्यादा स्टॉक से लड़ रहे हैं। ध्यान रहे, इसमें कोई भी हमने पैसिव फंड या फंड ऑफ फंड नहीं कंपेयर किया है, क्योंकि पैसिव फंड ऑफ फॉर एग्जांपल कोई आईटी सेक्टर को ट्रैक कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसमें 10-11 स्टॉक्स ही रहेंगे, क्योंकि वो सेक्टरल फंड है। कोई प्राइवेट बैंक को कर रहा है तो उसमें 12-13 स्टॉक्स ही रहेंगे, दैट इज गिवन। ऑलराइट, तो मैंने उस चीज को अवॉइड किया है, मैंने एक्टिव बेसिस पे ही ये चीजें देखी है। तो अगर हम देखें तो सबसे कम जो स्टॉक्स है कोई एक्टिव फंड के पास, दैट इज नन अदर देन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ऑलराइट, इसके बारे में भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था जहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे ये AMC ग्रोथ फोकस्ड है और एक PMS जैसा अप्रोच देती है आपको म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो इन दिस केस रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है ऑब्वियसली, बिकॉज नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है, बट येस इट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड एंड इट इज वेरी अग्रेसिव इन दैट सेंस। एंड लाइकवाइज अगर हम मोस्ट डाइवर्सिफाइड की बात करें, ऑलराइट, तो अगेन द विनर इज नन अदर देन पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। इसके पास 240 अलग अलग सिक्योरिटीज है, इसमें से कुछ सिक्योरिटीज कैश इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, बट द नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट इट हैज इज 241, and despite that it is ranking 1 in the category of flexi cap fund, which is very amazing to know. So that is the beauty of this particular fund, which I really admire, but as I said future उतना bright शायद ना हो जितना उसका पास था। अब लास्ट एक फंड कैटेगरी पे हम आते हैं जिसके बारे में आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड रहते हो, और धीरे धीरे इंडिया में ये ट्रेंड चालू है कि भाई हमको बाहर इन्वेस्ट करना है, हमको चाइना में इन्वेस्ट करना है, हमको यूएस में इन्वेस्ट करना है। इनफैक्ट मैं अभी कुछ इन्वेस्टर से मिला था जो कि पोलैंड में, यूरोप में, ये सारी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के मार्केट्स उनको कंपैरेटिवली अंडरवैल्यूड लग रहे थे। सो नो डाउट दैट पीपल इन इंडिया ऑल्सो आर विलिंग टू टेक फॉरेन एक्सपोजर। अभी फॉरेन एक्सपोजर लेने का तरीका म्यूचुअल फंड्स के थ्रू क्या है? फंड्स, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कुछ फंड ऑफ फंड्स है जो यहाँ बैठे बैठे बाहर के इंडाइसेस में, बाहर के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और आपको एक्सपोजर दे देते हैं। तो बेस्ट इंटरनेशनल फंड के लिए हमारी नंबर ऑफ कैटेगरीज थोड़ी सी छोटी हो जाती है, तो इसमें पी रेशो निकलना, अप कैप्चर निकलना, डाउन कैप्चर निकलना, ये सब थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, तो इसलिए वो हमने अवॉइड किया है। हमारे पास इस पर्टिकुलर कैटेगरी में AUM, एक्सपेंस रेशो, शार्प रेशो, 1 ईयर रिटर्न, 1 ईयर आउट परफॉर्मेंस और मैक्सिमम ड्रॉडाउन, इसके बेसिस पे हमने किया है। और अगेन लॉजिक सेम लगाया है। वेट्स हमने इस बार थोड़े रिटर्न्स को ज्यादा दिया है, क्योंकि हम जब बाहर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमारा पैसा जनरली वहाँ के पैसिव फंड्स को टारगेट करता है, और हम चाहते हैं कि वहाँ पे वो रिटर्न्स हमको ज्यादा बना के दें, तो हमने वही सेम लॉजिक लगाया है AUM के साथ भी। ठीक है, आपको दिखेगा मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड के पास सबसे ज्यादा AUM है 6,200 करोड़ का। वैसे ही अलग अलग कैटेगरीज पे हमने अलग अलग रेशियोज लगाए। अब टोटल रैंक की मैं डायरेक्टली बात करूं अगर,
तो हमको यहाँ पे टोटल रैंक जो जीतता है हमारा, दैट इज नन अदर देन अगेन अ वेरी शार्प एंड ग्रोइंग एएमसी, दैट इज द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। अगेन इसका जो फंड आया है, जो जीता है, वो एक मेटल और एनर्जी इक्विटी फंड है। ऑलराइट, जो किसी और फंड में इन्वेस्ट करता है और हमको इनडायरेक्ट एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। आप देखिए इसका 1 ईयर रिटर्न 71% है, फिर भी ये रैंक 3 कर रहा है ऑलराइट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। देयर आर फंड्स जिसका 175% का भी रिटर्न है, बट अगेन उसका एक्सपोजर कहाँ है, माइनिंग में, इन सारी जगह पे। आप जानते हैं कि मेटल पिछले 3 महीने 4 महीने में इतना अच्छा रिटर्न्स दिया है, तो इनफैक्ट जो म्यूचुअल फंड्स भी बाहर की इन कंपनियों को इन पर्टिकुलर इनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को, इन सबको ट्रेस कर रहे हैं, उनका उनमें भी रिटर्न्स जो है वो अच्छा बना है। तो इसी के साथ हमने हमारी सभी कैटेगरीज में किसी ना किसी को अवार्ड दिया है। ऑलराइट, कोई एएमसी ऐसी है जो मल्टीपल कैटेगरीज में जीती है, कोई एएमसी ऐसी है जो सिंगल कैटेगरी जीती है, कोई एएमसी ऐसी है जो अभी अवार्ड नहीं जीती है। आई एम होपिंग इन सभी फंड्स में से कोई ना कोई फंड शायद आपके पोर्टफोलियो में भी है। वो फंड कौन सा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड एट द वेरी सेम टाइम हमें बताइए कि आप किस पर्टिकुलर फंड में डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड एनालिसिस हमारी तरफ से चाहेंगे जो हम आपके लिए प्रेजेंट करें। सो वी लव टू डू दैट इन दी अपकमिंग वीडियोस, एंड प्लीज़ मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत बार वीडियोस बनाता हूँ और ये चीज़ आपको बोलना भूल जाता हूँ, जिसकी वजह से हमारे वीडियोस को पसंद तो बहुत किया जाता है, पर हमारे जो व्यूअर्स है वो हर बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वी इंश्योर यू कि अगर आप सब्सक्राइब्ड रहेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे तो हम आपके लाइफ में फाइनेंस नॉलेज पे डेफिनेटली वैल्यू ऐड करेंगे एंड आपको एक बेटर इन्वेस्टर बनाएंगे। सो विद दिस वी आर साइनिंग ऑफ ईयर 2025 एंड वी विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड वी विल कीप मेकिंग दिस वीडियो एवरी ईयर टू इंश्योर दैट आपको हर ईयर के बेस्ट फंड्स मिले, एंड एट द वेरी सेम टाइम जिन एएमसी ने अच्छा काम किया हर एक कैटेगरी में, उनको एक छोटा सा अवार्ड हमारी तरफ से भी मिले। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस फॉर द एंटायर ईयर।